नमस्कार मित्रों। आप देख रहे हैं कि पिछले कुछ महीनों से ट्रेन दुर्घटनाएं अचानक बढ़ गई हैं। बढ़ती ट्रेन दुर्घटनाएं क्या हादसा है या साजिश, या रेल जिहाद की अटकलें भी लगाई जा रही हैं? खास तौर से क्या वंदे भारत निशाने पर है? आइए आज इसी पर चर्चा करते हैं। ये खबरें निराधार तो नहीं है। सोशल मीडिया पर रेलवे ट्रैक पर सिलेंडर की बात हो, पत्थर रखने की बात हो, पटरियों पर लोहे और लकड़ी के रखने की बात हो, कहीं खंभे उठा करके रख दिए जाते हैं, उसके जो लॉक्स हैं उसको खोलने की बात होती है, जो पटरियों को जोड़े रखते हैं, और छोटे जानवरों को ढकेल कर ट्रैक पर रखने की बात होती है, ट्रैक की ओर भेजने की बात होती है, और जगह जगह पत्थरबाजी की भी घटनाएं देखने को मिल रही हैं। विशेष रूप से रात के समय ऐसी हरकतें ज्यादा होती हैं, और रात के समय हरकतों को अंजाम देने का एक मतलब यह भी होता है कि दुर्घटनाओं की संभावनाएं 100% बढ़ जाती हैं। तमाम जगहों पर जो पत्थरबाजी की खबरें मिलती हैं, तस्वीरें मिलती हैं, इससे इस संदेह की पुष्टि हो जाती है कि कुछ न कुछ तो है जो जिहाद का हिस्सा भी हो सकता है। अभी तक भारत सरकार और रेलवे की ओर से कोई आधिकारिक सूचना तो नहीं है कि पूर्व की घटनाओं में जो जांच हुई थी वो किस नतीजे पर पहुंचा है, लेकिन यह तो तय है कि जहां आग होता है वहीं धुआं होता है, और सरकार इसे पूरी तरह से नकार भी नहीं पा रही है। कुछ एक्सीडेंट पर हम आपका ध्यान आकर्षित करते हैं। 28 फरवरी को मैं समझता हूं कि चुनाव का जो 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ, इसके पहले से ही ये चीजें अचानक बढ़ी हैं। तब से लेकर के सरकार बनने तक ये चीजें हो रही है। फरवरी में 28 फरवरी को एक जामताड़ा एक्सीडेंट हुआ था रेलवे का, अंगा एक्सप्रेस रेलवे का हुआ था, जो पटरी से उतर गई थी। 29 मार्च को 2024 में पालघर में मालगाड़ी को एक तरीके से डिरेलमेंट करने की कोशिश की गई थी, और 2 जून को भी सरेंद्र में, पंजाब में ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था। 17 जून को कंचनजंगा एक्सप्रेस को भी इसी तरह से एक्सीडेंट कराया गया था, और 18 जुलाई को चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ ट्रेन का वो भी डिरेलमेंट हुआ था, और गोडा में भी ये चीजें देखने को मिली थी। 10 सितंबर को अजमेर में एक ट्रेन को डिरेलमेंट किया गया था, और इसी तरह 21 सितंबर को भी गुजरात में गरीब रथ को पलटाने की कोशिश की गई थी। इसके पहले एक जलपाईगुड़ी में भी बंगाल में रेल हादसा हुआ था, उसके बारे में भी लोगों को जानकारी मिली थी कि उसमें स्टेशन मास्टर से लेकर बहुत सारे लोग संदिग्ध पाए गए थे, जिनकी जांच पड़ताल चल रही थी। तमिलनाडु के परमकुटी में भी 130 से लेकर 400 मीटर तक के जो रेलवे ट्रैक था, उसका जो इलास्टिक क्लिप होती है उसको निकाल दिया गया था, अर्थात वहां पलटाने की पूरी साजिश की गई थी। उत्तर प्रदेश में भी बहुत सारी घटनाएं देखने को मिल रही हैं, जैसे डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस का मामला हो, जो गोडा में रेल हादसा होते बचा, साबर और हो भी गया था, उसमें भी कुछ लोग इंजर्ड हुए थे। साबरमती एक्सप्रेस झांसी में, उसके साथ भी इसी तरीके की घटनाएं हुई थी। कानपुर में कालिंदी एक्सप्रेस पलटाने की कोशिश की गई, और यह भी एक बड़ी साजिश पकड़ी गई थी। मथुरा, मुजफ्फरनगर, रांची और इन सब जगहों पर, बिहार का जो मुजफ्फरपुर है वहां भी ये सारी घटनाएं हुई थी, और मालगाड़ी को पटरी से उतारने की कोशिश हुई थी। और लगातार कई बार ऐसी धमकियां भी मिली हैं सरकार को, रेलवे प्रशासन को, कि इस तरीके की चीजें हो सकती है। और एक युवक पकड़ा गया था अफशान नाम का, जो पहिए पर ड्रम और तमाम चीजें पटरी पर रख रहा था। तो ये घटनाएं जो है उसका सबूत है कि ये हो नहीं रही या की जा रही है।
अब सवाल उठता है कि क्या यह रेल जिहाद है या नहीं है। इस पर विचार करें तो ये पाते हैं कि 2024 के चुनाव के पहले ये सब चीजें देखने को क्यों नहीं मिलती थी। चुनाव के बाद जैसे जैसे चुनाव अभियान जोर पकड़ता है, धीरे धीरे पूरे भारत में रेल दुर्घटना की चीजें शुरू होती है और चलती चली आ रही है। सरकार जांच तो करा रही है, लेकिन पब्लिक डोमेन में कुछ भी नहीं आ रहा है। अब सरकार क्यों नहीं कर रही है? सरकार को डर है कि ये चीजें उजागर होगी तो लोगों में डर बैठेगा, इस प्रकार की चीजों से लोग पैनिक होंगे और हो सकता है कि रेलवे के यात्रा में भी ये सब चीजें देखने को मिले और लोग सफर करना कम कर दें। एक और बातें जो इसमें जोड़ने लायक है कि क्या यह पत्थरबाजी का रूपांतरण है बंदर भारत के संदर्भ में, विशेष रूप से क्योंकि आपने देखा कि कश्मीर में जिस तरह से पत्थरबाजी होती थी वहां तो पत्थरबाजी रुक गई है, लेकिन ठीक उसी प्रकार से पत्थरबाजी की घटनाएं रेलवे में दिखाई पड़ रही है। मीडिया स्रोतों से जो फुटेज आ रहे हैं उसमें नाबालिग बच्चों का उपयोग ज्यादा होते दिखाई देता है इन सब घटनाओं में। ठीक वैसे जैसे कश्मीर की फौज के खिलाफ पत्थरबाजी करवाई जाती थी तो बच्चों को, महिलाओं को आगे कर दिया जाता था। उन्हें पता है कि पकड़े जाने पर जब जांच होगी तो नाबालिग होने से इनको कानून का लाभ मिलेगा और ये निर्दोष छूट जाएंगे, इसलिए उनको मोहरा बनाना ज्यादा आसान हो गया है। गंभीर अपराधों में भी नाबालिग होने का लाभ मिलता है, लोग बच जाते हैं, इसलिए इसका दुरुपयोग बढ़ रहा है और इसकी आड़ में लोग देश और समाज विरोधी कार्य कर रहे हैं, साजिशें कर रहे हैं और काफी हद तक उसमें सफल भी हैं। अब हम ये बात पर आते हैं कि वंदे भारत ही निशाने पर क्यों है। देखिए कुछ कारण है। वैसे तो सभी प्रकार की ट्रेनें दुर्घटना हो रही है, लेकिन वंदे भारत में एक विशेष चर्चा है और खास तौर से पत्थरबाजी का नुकसान पहुंचाने का, जानबूझ करके आमने सामने से पत्थरबाज लोग मार रहे हैं। उसके कुछ कारण हैं, दो तीन कारणों को मैं यहां उजागर करना चाहूंगा। एक तो यह है कि कहा जाता है कि महंगी गाड़ी है, इसलिए इसमें एक समुदाय विशेष के लोग ज्यादा यात्रा करते हैं। अब क्योंकि ये गरीब और निचले पायदान पर हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं जिन्हें सच्चर कमेटी ने बड़ा लाचार साबित किया है और कहा है कि साहब ये सबसे नीचे पायदान पे हैं। और ऐसे लोग जो सबसे नीचे पायदान पे हैं, बहुत गरीब हैं, सरकारी खर्चों पर पलने वाले लोग हैं, भला वो महंगी गाड़ी में सफर कैसे करेंगे? उपयोग नहीं करेंगे और नहीं करेंगे तो किसी को करने भी नहीं देंगे। उनका तरीका यह है कि अगर हम नहीं कर रहे हैं तो कोई कौन कैसे करेगा, कोई दूसरा भला करने लायक कैसे है। हालांकि ऐसा नहीं है कि पूरा समाज इस तरीके से है, वो अनफिट है या यात्रा नहीं करता है। उस समाज से भी बहुत लोग करते हैं, यात्रा करते हैं और करना भी चाहते हैं, लेकिन अगर ऐसी परिस्थितियां बनेगी तो लोग अवॉइड करेंगे। तो दूसरा कारण जो मैं समझता हूं यह हो सकता है कि ऐसे जो मेगा प्रोजेक्ट हैं मोदी सरकार के, जैसे वंदे भारत है, इस प्रकार के प्रोजेक्ट को बहुत सारे लोग जो विपक्ष में बैठे हैं या मोदी सरकार के विरोधी हैं वो पसंद नहीं करते हैं, वो इसे देखना भी पसंद नहीं करते, वो फेल देखना चाहते हैं। देश का विकास तमाम विपक्षी दलों को हजम नहीं होता है, क्योंकि इससे केवल भारत की ही नहीं बल्कि एक नेता और एक पार्टी की भी प्रतिष्ठा बढ़ती है देश विदेश में। ऐसे में उसे फेल करने के लिए, उनकी प्रतिष्ठा को धूमिल करने के लिए कुछ तो साजिश करना पड़ेगा और वो कर रहे हैं। यही कारण हो सकता है कि नई नई समस्याएं, नई नई चुनौतियां पैदा करके देश का माहौल बिगाड़ने का प्रयास हो रहा है, ताकि सरकार की राजनीतिक अस्थिरता बने, कमजोर हो, किंग कर्तव्य विमूढ़ हो और वो उसका लाभ उठा सके। जिसे अयोग्य घोषित करने का प्रोपेगेंडा चलाया जाए, ऐसा ऐसा क्या हो सकता है। और कुछ लोग उनको चुनावी माइलेज के चक्कर में यह प्रोपेगेंडा और ज्यादा चलाने की कोशिश करते हैं और अयोग्य सरकार हो, नेता हो या व्यक्ति विशेष हो, उसका सीधा लाभ उनको चुनाव के रूप में, सत्ता के रूप में प्राप्त हो। केवल अयोग्यता का मापदंड उसी रूप में यहां देखा जाता है। वंदे भारत हल्की और तेज रफ्तार की गाड़ी है और भारी भरकम ट्रेनों से कहीं ज्यादा आसानी से इसे पटरी से उतारा जा सकता है। यह भी कारण है कि वंदे भारत टारगेट पर रहती है। और
तेज रफ्तार की जो गाड़ियां हैं वो खास तौर से इनके टारगेट पर रहती है। एक बात और है कि हाईटेक होते रेलवे से सामान्य वर्ग की दूरियां बढ़ रही है। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि वंदे भारत, तेजस आदि जो आधुनिक ट्रेनें हैं इनका बड़ा महंगा टिकट है और इसमें जनरल बोगियां भी नहीं लगाई गई हैं, तो इस तरीके से सामान्य लोगों के लिए जर्नी का स्पेस कम होता जा रहा है। इसका बहाना बना के कुछ लोग कहते हैं कि भी सरकार गरीबों की लगातार उपेक्षा कर रही है, अमीरों को सुविधा बढ़ाने की काम कर रही है। अब उन्हें कौन बताए कि वंदे भारत और तेजस जैसी ही शताब्दी ट्रेन 1969 में बना करके आई थी और आज तक चल रही है, उसमें भी कोई जनरल बोगी नहीं है, उसमें भी कोई नॉन एसी डिब्बा नहीं है, तो क्या उसके लिए कोई विरोध हुआ अब तक? लेकिन ये चूंकि ये सरकार की बनाई हुई है इसलिए इसका विरोध किसी न किसी बहाने करना है। विपक्ष और देश विरोधी ताकतों को सरकार को घेरने का कोई मौका चाहिए, इसलिए ये सब चीजें होता है। अगर हम इस पूरे घटना की विश्लेषण करें तो हम पाते हैं कि वंदे भारत सहित कई ऐसे हाई स्पीड की जो ट्रेनें अभी चल रही हैं, आने वाले समय में आने वाली हैं, वो एक खाली दौड़ रही है, सुनने में आ रहा है। उनमें पैसेंजर बहुत कम चल रहे हैं। ये सुरक्षा को लेकर के जो सवाल बार बार उठ रहे हैं, शायद इसके कारण से संख्या कम हो सकती है और आने वाले समय में इसका और प्रभाव बढ़ सकता है। और इस सब से सरकार की भी छवि को भी, विकास की छवि को भी धक्का पहुंच सकता है कि सरकार ने ऐसी ट्रेनें बनाई क्योंकि लोग चढ़ नहीं रहे हैं, उस पर यात्रा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि टिकट बहुत महंगा है, अनेक बहाने करेंगे। वो सुरक्षा को जो बाधित करने का प्रयास करते हैं या करवाते हैं, उससे लोगों का ध्यान बटाते हैं, हटा करके और ले जाते हैं कि नहीं साहब ये महंगा है इसलिए लोग नहीं चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भी जैसा कि हमने कहा कि बहुत सारी घटनाएं हुई थी। उत्तर प्रदेश के डीजीपी साहब का एक स्टेटमेंट भी आया था और यहाँ बैठक हुई, बड़ी कवायद चल रही है। उन्होंने कहा था कि सुरक्षा के लिए हम हाईटेक तकनीकी का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। रेलवे ट्रैक के आसपास लोगों का वेरिफिकेशन होगा और पत्थरबाजों को हम चिन्हित करेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। रेलवे के जो अपराधी हैं उनकी भी नियमित निगरानी की जाएगी और जो अवैध बस्तियां रेलवे के आसपास से हटाई जाएंगी। अभी कानपुर में बड़ी संख्या में जो बिल्कुल रेलवे के बिल्कुल सटी हुई तमाम बस्तियां थी, बहुत दिन से कई सालों से पड़ी हुई थी, सरकार ने हटाने का काम किया है वहां पर। ऐसे संवेदनशील क्षेत्रों में जहां रेलवे हाईवेज गुजरते हैं वहां जानबूझ करके एक समुदाय विशेष का कब्जा, अतिक्रमण और फैलाव निश्चित रूप से बढ़ रहा है और ये बहुत ही खतरे का संकेत हो सकता है। ये किसी योजना का हिस्सा हो सकता है, इसे तत्काल रोका जाना चाहिए। और संवेदनशील क्षेत्रों में रेलवे पुलिस हो या सीआईएसएफ हो, इनको वहां पर काम करना चाहिए, गश्त करना चाहिए, वहां की स्थितियों को पहले से जांचने समझने की कोशिश करनी चाहिए। और अगर कोई आरोपी है, वो संदिग्ध है, पकड़ा जाता है, तो उसके ऊपर कम से कम राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाया जाए, फास्ट ट्रैक कोर्ट में उसकी सुनवाई हो और जल्द से जल्द ऐसे लोगों को सजा देने का भी प्रावधान किया जाए, कड़े नियम बनाए जाए, लोगों में जागरूकता फैलाया जाए ताकि संदिग्ध लोग या संदिग्ध वस्तुओं के लिए तत्काल प्रशासन को सूचना मिल सके और स्थिति से तत्काल निपटा जा सके। यदि स्थिति को नहीं संभाला गया तो तेजस, वंदे भारत, सेमी बुलेट्स, आने वाले समय में जो बुलेट्स वगैरह के प्रोजेक्ट हैं निश्चित रूप से खटाई में पड़ सकते हैं और सरकार को यू टर्न लेना पड़ सकता है। इसलिए सरकार को इसमें पूरी संजीदगी के साथ चीजों को समझना होगा, जांच करानी होगी, जांच रिपोर्ट को सार्वजनिक भी करना चाहिए और कठोर से कठोर दंड देना चाहिए जो देश और समाज को डराने का काम कर रहे हैं, नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं, राष्ट्रीय संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं और देश का माहौल बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आज का एपिसोड मैं यहां विराम देता हूं। कल फिर एक नए एपिसोड में मुलाकात होगी। आप सब शेयर करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें और सुझाव भी प्रेषित करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।